नमस्ते भाभी। ओए विक्रम, आज खाने में क्या खास बना है? भूख से जान जा रही है, जल्दी से बढ़िया खाना लगा मेरी टेबल पर। बूढ़ा चल भाग यहाँ से, चल उठ, इस शहर की रानी यहाँ बैठेंगी, कहीं और जाकर ठूस ले। इस दाल में तो बिल्कुल स्वाद नहीं है, क्या मिट्टी मिलाई है इसमें? माफ कर दीजिए मैडम जी, अगली बार ध्यान रखूंगा। भाई विक्रम, तू इन पुलिस वालों से पैसे क्यों नहीं मांगता? ऐसे तो तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। पैसे कैसे मांगू भाई? वो पुलिस वाले हैं, कानून उनके हाथ में है। अगर मैंने पैसे मांगे तो वो मुझे किसी झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल देंगे। मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। यह ढाबा ही मेरी जिंदगी है। मैं गरीब आदमी हूँ। हाँ, ये पुलिस वाले गरीब के साथ ही ऐसा करते हैं। पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। लेकिन तुम उदास मत हो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अच्छा, अपना ख्याल रखना, मैं अब चलता हूँ। नमस्ते अंकल जी। जी बेटा, कहो क्या चाहिए? खाना खाओगी? नहीं अंकल, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं काम की तलाश में हूँ। मैं बर्तन साफ कर सकती हूँ, लोगों को खाना परोस सकती हूँ। बेटा, ढाबे का काम बहुत मेहनत का होता है। दिन भर खड़े रहना पड़ता है। ग्राहकों की भीड़, धुआं, गर्मी, तुम ये सब कैसे कर पाओगी? तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो। अंकल, मेहनत से मुझे कोई डर नहीं लगता, और काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। आप बस मुझे एक मौका दे देकर देखिए। ठीक है बेटा, तुम कल से काम पर आ जाना। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काव्या है अंकल। उस दिन विक्रम प्रताप सिंह को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने सिर्फ एक वेट्रेस को काम पर नहीं रखा है, बल्कि उस इंसान को अपने ढाबे में जगह दी है जो उसके और पूरे इलाके के सिर से इंस्पेक्टर भवानी का खौफ हमेशा के लिए खत्म करने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलने के साथ ही अन्नपूर्णा ढाबा में एक नई रौनक थी। काव्या समय से पहले ही काम पर आ गई थी। आते ही उसने सबसे पहले ढाबे की सफाई की, टेबलों को अच्छे से पोंछा और पानी के जग भरकर रख दिए। विक्रम प्रताप सिंह काउंटर से खड़े होकर उसे देख रहा था। उसे लगा जैसे ढाबे में कोई नई जान आ गई हो। जैसे जैसे दिन चढ़ा, ढाबे में ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। काव्या बिजली की तरह फुर्तीली थी। एक हाथ में रोटियों की टोकरी और दूसरे में दाल की कटोरी लिए वह हर टेबल पर पहुंच जाती और बोलती, भाई साहब, और रोटी लाऊं? बाबा जी, आपको पानी चाहिए? उसकी मीठी बोली और मुस्कुराते चेहरे ने कुछ ही घंटों में ढाबे के ग्राहकों का दिल जीत लिया। जो मजदूर दिन भर की थकान के बाद वहां खाना खाने आते थे, उन्हें काव्या के हाथों से खाना खाकर घर जैसा सुकून मिल रहा था। विक्रम प्रताप सिंह की आंखों में काव्या के लिए एक बाप जैसा प्यार झलकने लगा था। उसने मन ही मन सोचा, कितनी भली और संस्कारी बच्ची है, भगवान इसे हमेशा खुश रखे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुई दोपहर के 1:45, 1:45 पर पहुंची, विक्रम के चेहरे की चमक अचानक गायब हो गई। उसकी मुस्कान की जगह एक गहरे डर ने ले ली। उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ना शुरू कर दिया, जो उसकी घबराहट की निशानी थी। काव्या काउंटर के पास से गुजरी तो उसने विक्रम का उतरा हुआ चेहरा देख लिया। वह रुकी और बहुत ही फिक्र के साथ बोली, क्या हुआ अंकल जी? आपकी तबीयत तो ठीक है, अचानक इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? विक्रम ने एक गहरी सांस ली और बाहर सड़क की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटी, अब वो समय आ गया है जब इस ढाबे की शांति छिन जाएगी। वो लोग आने वाले हैं। काव्या ने अनजान बनते हुए पूछा, कौन लोग अंकल? इससे पहले कि विक्रम कुछ कह पाता, बाहर सड़क पर ब्रेक लगने की एक तेज और कर्कश आवाज आई। छी! ढाबे में बैठे हर इंसान की नजर बाहर की तरफ घूम गई। सड़क पर धूल उड़ाती हुई पुलिस की वही जीप आकर रुकी थी। ढाबे के अंदर जो हंसी मजाक चल रहा था, वह एकदम से बंद हो गया, जैसे किसी ने टीवी का म्यूट बटन दबा दिया हो। खाना खा रहे लोगों के हाथ रुक गए। काव्या ने दरवाजे की तरफ देखा। जीप का दरवाजा खुला और भारी काले जूतों ने जमीन पर कदम रखा। वो इंस्पेक्टर भवानी थी। उसके पीछे उसके तीनों हट्ठा कट्ठा हवलदार थे, जिनकी बेल्ट ढीली थी और चाल में गुंडों जैसी अकड़ थी। भवानी ने अपनी आंखों से काला चश्मा उतारा और अपने डंडे को हाथ पर ठोकते हुए अंदर घुसी। उसकी नजर पूरे ढाबे पर घूमी। एक कोने की टेबल पर 2 कॉलेज के लड़के बैठे खाना खा रहे थे। भवानी के एक हवलदार ने पास जाकर डंडा मेज पर जोर से मारा। चल उठ यहां से, दिखाई नहीं देता मैडम जी आ गई हैं। बेचारे लड़के डर के मारे अपना खाना वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए।
विक्रम प्रताप सिंह काउंटर से बाहर आ गया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। नमस्ते मैडम जी। आइए बैठिए। विक्रम की आवाज डर से कांप रही थी। भवानी धम से कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने दोनों पैर सामने वाली कुर्सी पर फैला दिए और विक्रम को घूरते हुए बोली, ओ ये विक्रम, आज बहुत जोरों की भूख लगी है। सुबह से इन चोर उचक्कों के पीछे भाग भाग कर दिमाग खराब हो गया है। जा, जल्दी से मलाई कोफ्ता और तंदूरी रोटियां लेकर आ, और सुन, लस्सी में बर्फ ज्यादा होनी चाहिए। जी मैडम जी, अभी लाया। विक्रम जल्दी से पीछे रसोई की तरफ मुड़ा। उसने काव्या को देखा और धीरे से कहा, बेटी तुम पीछे ही रहना, मैं खुद उन्हें खाना दे आऊंगा। वो लोग ठीक नहीं है। लेकिन काव्या कहाँ रुकने वाली थी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह बिल्कुल शांत थी। जैसे ही खाना तैयार हुआ, काव्या ने थाली उठाई और भवानी की टेबल की तरफ चल दी। विक्रम उसे रोकता रह गया। काव्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्लेटें भवानी और उसके हवलदारों के सामने रख दी। भवानी ने तिरछी नजर से काव्या को देखा। अरे वाह विक्रम, ढाबे पर नई छोकरी रख ली, देखने में तो बड़ी तेज लगती है। भवानी ने एक भद्दी सी हंसी हंसते हुए कहा। उसके हवलदार भी ही करके हंसने लगे। काव्या ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, मैडम, अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दीजिएगा। उसकी आवाज में इतनी सख्ती और आत्मविश्वास था कि भवानी की हंसी एक सेकंड के लिए रुक गई। उसे अजीब लगा कि इस मामूली सी वेट्रेस की आवाज में कोई कांपन क्यों नहीं है। भवानी और उसके आदमी जानवरों की तरह खाना खाने लगे। खाते हुए वे जोर जोर से गालियां बक रहे थे और आसपास बैठे ग्राहकों को घूर घूर कर डरा रहे थे। ढाबे का माहौल एकदम घुटन भरा हो गया था। विक्रम बस यही मना रहा था कि ये लोग जल्दी खाएं और यहां से जाएं। आधे घंटे बाद भवानी ने डकार ली। उसने पास रखे जग से पानी पिया और बचा हुआ पानी वहीं फर्श पर फेंक दिया। फिर वह अपनी कुर्सी से उठी। उसके तीनों हवलदार भी उठ खड़े हुए। विक्रम ने राहत की सांस ली कि चलो, आज का दिन भी निकल गया। भवानी बेल्ट ठीक करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। हर रोज की तरह पैसे देने का तो कोई सवाल ही नहीं था। वे ढाबे के दरवाजे से बस बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक बहुत ही साफ और तेज आवाज आई, रुकिए। पूरे ढाबे में सन्नाटा छा गया। जो जहां था वहीं रुक गया। विक्रम प्रताप सिंह का दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया। यह आवाज काव्या की थी। भवानी के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। काव्या एक हाथ में एक छोटा सा कागज बिल लिए ठीक भवानी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में भवानी की आंखों से सीधा संपर्क था, बिना पलक झपकाए। क्या बोला तूने? भवानी ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। काव्या ने वो पर्ची आगे बढ़ाते हुए बहुत ही शांति से कहा, मैडम जी, आपका बिल खाने का कुल 850 रुपये हुआ है। अगर उस वक्त ढाबे में कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। लोग अपनी सांसें रोक कर देख रहे थे कि अब क्या होगा। आज तक पूरे इलाके में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह इंस्पेक्टर भवानी से पैसे मांग सके। भवानी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने सरेआम उसके गाल पर तमाचा मार दिया हो। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया और आंखें लाल हो गईं। बिल? तू मुझसे बिल मांग रही है? भवानी चिल्लाई। उसकी आवाज से ढाबे की दीवारें गूंज उठीं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू इंस्पेक्टर भवानी से पैसे मांगेगी? तू जानती नहीं है मैं कौन हूं? काव्या ने बिना अपनी जगह से हिले कहा। आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं और इसी वजह से आपको सबसे पहले कानून और नियम मानने चाहिए। आपने यहां खाना खाया है, आप एक ग्राहक हैं और हर ग्राहक को अपना बिल देना पड़ता है। भवानी का एक हवलदार गुस्से से आगे बढ़ा। ए छोकरी, जुबान संभाल के बात कर, अभी डंडे से मार मार कर तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। विक्रम प्रताप सिंह दौड़कर आगे आया और काव्या के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैडम जी, माफ कर दीजिए, ये नई है, इसे कुछ पता नहीं है। मैं इसके पैर पड़ता हूं, इसे छोड़ दीजिए, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। आप लोग जाइए। विक्रम रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। भवानी ने विक्रम को जोर से धक्का दिया, जिससे वह पीछे जा गिरा। फिर वह काव्या के बिल्कुल करीब आ गई। दोनों के बीच बस कुछ ही इंच का फासला था। भवानी ने दांत पीसते हुए कहा, सुन ले ए 2 कौड़ी की वेट्रेस, आज तो मैं जा रही हूं, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगी तो तू खुद अपने हाथों से मुझे मुफ्त में खाना खिलाएगी। और अगर तूने फिर से अपनी ये जुबान चलाई ना तो इस ढाबे को आग लगा दूंगी और तुझे ऐसी जेल में डालूंगी कि तेरी लाश भी बाहर नहीं आएगी, समझी? भवानी ने जोर से एक लात पास रखी कुर्सी पर मारी। कुर्सी दूर जाकर गिरी और टूट गई। इसके बाद वह पैर पटकते हुए बाहर निकली, अपनी जीप में बैठी
और तेजी से जीप वहां से भगा ले गई। ढाबे के अंदर अभी भी खौफ का सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। विक्रम प्रताप सिंह जमीन पर बैठा फूट फूट कर रो रहा था। ये तुमने क्या कर दिया बेटी, ये तुमने क्या कर दिया? विक्रम रोते हुए बोला। अब वो चुड़ैल मेरा ढाबा बंद करवा देगी, वो हमें नहीं छोड़ेगी। हम गरीब लोग हैं बेटी, हम पुलिस वालों से नहीं लड़ सकते। काव्या धीरे से विक्रम के पास गई। उसने विक्रम का हाथ पकड़कर उसे उठाया और कुर्सी पर बिठाया। फिर उसने पानी का एक गिलास उसे दिया। काव्या की आंखों में विक्रम के लिए बहुत दर्द था, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। उसने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और बहुत ही प्यार और मजबूती से कहा, अंकल जी, रोना बंद कीजिए। गलत सहना भी गलत करने के बराबर होता है। अगर हम डरते रहेंगे तो ये लोग हमें डराते रहेंगे। आप घबराइए मत, मैंने कोई गलती नहीं की है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, आपका ये ढाबा कोई बंद नहीं कर सकता। जो सही है उसकी हमेशा जीत होती है। विक्रम ने आंसू भरी आंखों से काव्या को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामूली सी लड़की में इतनी हिम्मत कहां से आ रही है, लेकिन काव्या की बातों ने विक्रम के डरे हुए दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जरूर जगा दी थी। उधर जीप में बैठी भवानी गुस्से से पागल हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे एक चींटी ने शेरनी को चुनौती दे दी हो। उसने तय कर लिया था कि अब वह उस वेट्रेस और उस ढाबे का नामो निशान मिटा देगी। उसे नहीं पता था कि जिस चींटी को वह कुचलना चाहती है, वह असल में एक ऐसी आग थी जो बहुत जल्द उसके पूरे घमंड और भ्रष्ट करियर को जलाकर खाक करने वाली थी। उस घटना के बाद अन्नपूर्णा ढाबा में एक अजीब सा डर भरा सन्नाटा पसर गया था। जो ग्राहक रोज वहां मजे से खाना खाने आते थे, वो अब जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करके निकल जाते। सबको लग रहा था कि इंस्पेक्टर भवानी वापस जरूर आएगी और इस बार वो कुछ बहुत बुरा करेगी। विक्रम प्रताप सिंह की तो रातों की नींद ही उड़ गई थी। उसे हर वक्त सड़क से गुजरने वाली हर जीप की आवाज भवानी की ही लगती थी। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ एक ही इंसान था जो बिल्कुल बेफिक्र और शांत था, काव्या। वह पहले की तरह ही मुस्कुराते हुए ग्राहकों को खाना परोसती, टेबल साफ करती और विक्रम को दिलासा देती। 3 दिन बीत गए। विक्रम को लगा शायद भवानी मामले को भूल गई है, लेकिन भ्रष्ट और घमंडी लोग इतनी जल्दी अपनी बेइज्जती कहां भूलते हैं। चौथे दिन दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। ढाबे में अच्छी खासी भीड़ थी। विक्रम काउंटर पर बैठा हिसाब मिला रहा था। काव्या ग्राहकों को खाना दे रही थी। तभी अचानक बाहर सड़क पर 2-3 गाड़ियों के एक साथ रुकने की तेज आवाज आई। ढाबे में बैठे लोगों की नजरें खिड़कियों की तरफ घूम गईं। विक्रम का दिल धक से रह गया। सामने सिर्फ एक जीप नहीं थी, बल्कि पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थीं और उनसे उतरी इंस्पेक्टर भवानी। लेकिन आज वह अकेली नहीं थी। उसके साथ उसके 3 हवलदारों के अलावा थाने के कुछ और पुलिस वाले भी थे। भवानी के हाथ में इस बार डंडा नहीं, बल्कि एक हंटर था। भवानी ने ढाबे के बाहर लटके हुए अन्नपूर्णा ढाबा के बोर्ड को देखा और एक गंदी सी मुस्कान के साथ अंदर कदम रखा। ढाबे के अंदर का माहौल एकदम से जम गया। लोग डर के मारे अपनी कुर्सियों से थोड़ा पीछे खिसक गए। भवानी की आवाज बिजली की तरह कड़की, विक्रम! विक्रम कांपते पैरों से आगे आया। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। जी मैडम जी, भवानी ने घूरते हुए कहा। बहुत चल रहा है तेरा ये ढाबा, है ना? आज देखते हैं ये कैसे चलता है। फिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, ए लड़की, कहां मर गई वो वेट्रेस? काव्या रसोई से बाहर आई। उसने अपने हाथ तौलिए से पोंछे और बिल्कुल सीधे खड़ी हो गई। उसकी आंखों में न तो कोई घबराहट थी और न ही भवानी का कोई खौफ। काव्या ने शांत आवाज में कहा, मैं यही हूं मैडम। भवानी काव्या के पास गई और उसे सिर से पैर तक देखा। बड़ी हेकड़ी थी ना तेरे अंदर उस दिन, आज तेरी वो हेकड़ी निकालने ही आई हूं मैं। चल खाना लगा। आज मैं और मेरे सारे स्टाफ का खाना फ्री में होगा, और अगर खाने में एक भी कमी निकली तो आज मैं इस ढाबे को सील कर दूंगी। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैडम जी, रहम कीजिए, हम गरीब लोग हैं। चुप कर बुड्ढे! एक हवलदार ने विक्रम को जोर से धक्का दिया। काव्या ने विक्रम को सहारा दिया और फिर पीछे रसोई की तरफ चली गई। थोड़ी देर में उसने बहुत सारा खाना टेबल पर लगा दिया। भवानी और उसके आदमी मजे से खाने लगे। लेकिन भवानी का मकसद सिर्फ खाना नहीं था, उसे तो तमाशा करना था। उसने जानबूझकर एक कटोरी दाल नीचे गिरा दी। ये क्या बकवास है, इसमें तो कीड़ा है। ये सड़ा हुआ खाना खिलाता है तू लोगों को? भवानी चिल्लाई। मैडम जी, ऐसा मत कहिए, मैं तो रोज ताजा खाना। बकवास बंद कर। भवानी ने पास रखी पानी की बोतल
काव्या की तरफ फेंकी, जो काव्या के कंधे के पास से निकल गई। तेरी इस लड़की की वजह से आज तेरा ढाबा बंद होगा। ढाबे में बैठे ग्राहक डर के मारे एक एक करके वहां से खिसकने लगे। कुछ ही मिनटों में ढाबा ग्राहकों से खाली हो गया। भवानी और उसके पुलिस वालों ने जानबूझकर खाना बर्बाद किया, कुर्सियां इधर उधर फेंक दी और खूब हुड़दंग मचाया। जब वे अपना घटिया खेल खेल चुके तो भवानी उठी। उसने विक्रम की तरफ एक डरावनी मुस्कान उछाली और बोली, चल, आज का तमाशा खत्म। कल आऊंगी तो इस ढाबे पर ताला लगा दूंगी। वो लोग दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। विक्रम प्रताप सिंह जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसे अपना सब कुछ खत्म होता नजर आ रहा था। लेकिन तभी फिर से वही आवाज गूंजी जिसने कुछ दिन पहले इस ढाबे की दीवारें हिला दी थीं। मैडम, आपका बिल। भवानी झटके से मुड़ी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। काव्या उसी जगह खड़ी थी, हाथ में एक और बिल की पर्ची ली। इस बार बिल का अमाउंट 2500 रुपये था। तेरी तेरी इतनी हिम्मत! भवानी गुस्से से पागल हो गई। वह दौड़कर काव्या के पास गई और अपना हाथ काव्या को थप्पड़ मारने के लिए उठाया। लेकिन इससे पहले कि भवानी का हाथ काव्या के चेहरे तक पहुंचता, काव्या ने बहुत ही फुर्ती और ताकत से भवानी का हाथ हवा में ही पकड़ लिया। काव्या की पकड़ इतनी मजबूत थी कि भवानी दर्द से करा उठी। हाथ उठाने की गलती मत करना इंस्पेक्टर भवानी। काव्या की आवाज अब शांत नहीं थी। उसमें एक ऐसी दहाड़ थी जिसने भवानी के साथ साथ उसके आंसुओं से भीगे विक्रम को भी चौंका दिया। भवानी के तीनों हवलदार डंडे लेकर काव्या की तरफ लपके। ऐ, छोड़ मैडम को! भवानी दर्द से चीखते हुए बोली। गिरफ्तार करो इसे, अभी के अभी हथकड़ी लगाओ इस चुड़ैल को। इसे थाने ले जाकर इतना पीटूंगी कि ये अपनी जिंदगी भीख में मांगेगी। हवलदारों ने अपनी बेल्ट से हथकड़ी निकाली और काव्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। विक्रम प्रताप सिंह चीख पड़ा, नहीं, छोड़ दो मेरी बच्ची को। ढाबे के बाहर जो थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी, वह भी सांस रोके ये सब देख रही थी। भवानी को लगा कि अब उसका काम हो गया। अब वो इस लड़की को सड़क पर घसीटते हुए ले जाएगी। लेकिन तभी, हाथ मत लगाना उसे! एक बहुत ही सख्त और रौबदार आवाज ढाबे के बाहर से आई। सबके कदम वहीं रुक गए। भवानी और उसके आदमियों ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। ढाबे के बाहर एक सफेद रंग की सरकारी बोलेरो आकर रुकी थी, जिस पर नीली बत्ती लगी थी। उस गाड़ी से सादे कपड़ों में दो आदमी उतरे। वे देखने में बहुत ही साधारण लग रहे थे, लेकिन उनकी चाल ढाल से साफ पता चल रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। वे दोनों आदमी तेजी से ढाबे के अंदर आए और सीधे भवानी और उसके हवलदारों के सामने आकर खड़े हो गए। भवानी ने गुस्से में उन दोनों पर चिल्लाया, तुम लोग कौन हो बे? बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है, ये पुलिस का मामला है, निकलो यहां से। उन दोनों में से एक आदमी ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा लेदर का कार्ड होल्डर निकाला। उसने उसे खोलकर भवानी के चेहरे के ठीक सामने कर दिया। हम स्पेशल विजिलेंस सेल से हैं और तुम जो अभी करने जा रही हो वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती है, इंस्पेक्टर भवानी। भवानी का चेहरा कार्ड देखकर पीला पड़ गया। विजिलेंस? लेकिन आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने काव्या की तरफ इशारा किया और बहुत ही सम्मान के साथ कहा, हम यहां इनके आदेश पर आए हैं। भवानी ने मुड़कर काव्या को देखा। उसकी आंखों में अब घबराहट साफ झलक रही थी। इनके आदेश पर? यह तो एक मामूली वेट्रेस है, काव्या ने कहा। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। भवानी, उसकी आवाज पूरे ढाबे में गूंज रही थी। काव्या ने अपनी सलवार कमीज की जेब में हाथ डाला। ढाबे में एकदम सन्नाटा था। विक्रम प्रताप सिंह, जो अब तक रो रहा था, वह भी हैरान होकर काव्या को देख रहा था। काव्या ने अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकाला। उसने बहुत ही आराम से वो कार्ड भवानी की आंखों के सामने कर दिया। भवानी ने जैसे ही उस कार्ड पर नजर डाली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से हंटर छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें उभर आईं। उसके पीछे खड़े हवलदारों की हालत तो और भी खराब थी। वे पीछे की तरफ खिसकने लगे। विक्रम प्रताप सिंह भी अपनी जगह से उठा और उस कार्ड को देखने की कोशिश करने लगा। उस कार्ड पर भारत सरकार का अशोक चक्र छपा था और उसके नीचे जो नाम और पद लिखा था, उसे पढ़कर वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ गए। उस कार्ड पर लिखा था, काव्या भारतीय पुलिस सेवा, आईपीएस, नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक, एसपी। ये देखकर इंस्पेक्टर भवानी के तो जैसे प्राण ही सूख गए। उसका वो सारा घमंड, वो अकड़ और वो दादागिरी, जो कुछ देर पहले तक पूरे ढाबे को डरा रही थी, एक ही सेकंड में हवा हो गई। उसके हाथों से हंटर छूटकर पहले ही गिर चुका था
और अब उसके पैर ऐसे कांप रहे थे जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दे दिया हो। पीछे खड़े तीनों हवलदारों की हालत तो और भी खराब थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जमीन फाड़कर अंदर घुस जाएं या वहां से भाग जाएं, लेकिन भागते भी कहां। विजिलेंस के अधिकारी दरवाजा रोक कर खड़े थे। मैं मैडम सर, भवानी के मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसकी लाल आंखें अब डर से सफेद पड़ चुकी थीं। काव्या ने अपना कार्ड वापस जेब में रखा। अब उसकी आवाज में एक वेट्रेस की शांति नहीं, बल्कि एक तेज तर्रार पुलिस अफसर की कड़क थी। क्या हुआ इंस्पेक्टर भवानी? अभी तो तुम मुझे हथकड़ी पहनाने वाली थी। लगाओ हथकड़ी, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूं, काव्या ने सीधे भवानी की आंखों में देखते हुए कहा। भवानी के पैर लड़खड़ा गए और वह वहीं काव्या के सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ ली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं, बल्कि अपनी नौकरी जाने के डर के थे। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाई। मुझे नहीं पता था कि आप हमारी नई एसपी मैडम हैं। मेरे बाल बच्चे हैं मैडम जी, मुझ पर रहम खाइए, मेरी नौकरी मत खाइए। भवानी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। काव्या के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने भवानी को पीछे हटने का इशारा किया और बहुत ही सख्त आवाज में कहा, तुम रो रही हो भवानी? तुम्हें अपने बच्चों की चिंता है? और जिन गरीबों का तुम रोज खाना छीनती थी, जिन दुकानदारों की मेहनत की कमाई तुम बिना पैसे दिए खा जाती थी, उनके बच्चों का क्या? क्या उन्हें भूख नहीं लगती? क्या उनका परिवार नहीं है? काव्या ने पूरे ढाबे की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया। मुझे जब इस जिले की जिम्मेदारी मिली तो मुझे सबसे ज्यादा शिकायतें तुम्हारे ही इलाके से मिल रही थीं। लोग कहते थे कि यहाँ एक ऐसी इंस्पेक्टर है जो गुंडा टैक्स वसूलती है, मुफ्त का खाना खाती है और गरीबों को मारती है। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वर्दी पहनने वाला कोई इंसान इतना गिर सकता है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं खुद सच देखूंगी। काव्या विक्रम प्रताप सिंह की तरफ मुड़ी, जो अभी भी हैरानी और आंसुओं के बीच खड़ा था। ये विक्रम अंकल जैसे लोग दिन रात आग के सामने खड़े होकर मेहनत करते हैं ताकि 2 पैसे कमा सकें, और तुम जैसी पुलिस वाली उनकी कमाई पर डाका डालती हो। पुलिस की वर्दी लोगों की रक्षा करने के लिए होती है भवानी, लोगों को डराने और लूटने के लिए नहीं। तुमने इस वर्दी को गंदा किया है। काव्या ने विजिलेंस अधिकारियों की तरफ देखा। ऑफिसर, इन चारों को गिरफ्तार करो और इन पर सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि आम जनता को धमकाने और सरकारी वर्दी का गलत इस्तेमाल करने का केस भी दर्ज करो। मैं खुद सुनिश्चित करूंगी कि ये कभी दोबारा पुलिस की वर्दी ना पहन सकें। जी मैडम। अधिकारियों ने तुरंत भवानी और उसके तीनों हवलदारों को हथकड़ी पहना दी। जब भवानी को हथकड़ी लगी तो ढाबे के बाहर खड़ी भीड़, जो अब काफी बड़ी हो चुकी थी, खुशी से चिल्ला उठी। लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। सालों से जिस भवानी का खौफ पूरे इलाके में था, आज वह अपना सिर झुकाए रोते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठ रही थी। गाड़ियां वहां से निकल गईं। ढाबे में अब सिर्फ काव्या, विक्रम प्रताप सिंह और कुछ ग्राहक बचे थे। विक्रम प्रताप सिंह के लिए यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो धीरे धीरे काव्या के पास आया। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो इतना भावुक हो गया था कि उसने काव्या के पैर छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। अरे अंकल जी, ये क्या कर रहे हैं आप? काव्या ने तुरंत पीछे हटकर विक्रम के दोनों हाथ पकड़ लिए। मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। मैंने आपसे झूठे बर्तन उठवाए, आपसे लोगों को खाना परोसने को कहा। मुझे क्या पता था कि आप इतने बड़े ओहदे वाली अफसर हैं। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया मैडम जी। काव्या मुस्कुराई। उसकी आंखों में भी नमी आ गई थी। उसने बहुत प्यार से विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अंकल जी, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मैंने कोई पाप नहीं किया और ना ही आपने। आपने तो मुझे एक बेटी की तरह रखा। जब मुझे काम की जरूरत थी तो आपने बिना कुछ सोचे मुझे सहारा दिया। असली इज्जत तो आप जैसे मेहनती लोगों की होनी चाहिए। काव्या ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और विक्रम के हाथ में रखते हुए कहा, और ये रहे मेरे उन दिनों के खाने के पैसे जो मैंने यहां खाया है। अन्नपूर्णा ढाबे का खाना मैं कभी नहीं भूलूंगी। विक्रम ने हाथ जोड़ लिए। नहीं बेटी, अब तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। ये ढाबा हमेशा तुम्हारा रहेगा। काव्या ने विक्रम को ढाढ़स बंधाया। बाहर एक सरकारी गाड़ी काव्या का इंतजार कर रही थी। ढाबे के बाकी लड़के और बाहर खड़े लोग लगातार तालियां बजा रहे थे। हर किसी के चेहरे पर एक सच्ची खुशी और सम्मान था।
आज सच में न्याय हुआ था। काव्या गाड़ी में बैठी। उसने एक आखिरी बार मुस्कुराते हुए विक्रम अंकल और उनके अन्नपूर्णा ढाबे की तरफ हाथ हिलाया। गाड़ी धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ गई। उस दिन के बाद से अन्नपूर्णा ढाबे की किस्मत ही बदल गई। इंस्पेक्टर भवानी के जेल जाने से पूरे इलाके के दुकानदारों में एक नई हिम्मत आ गई थी। अब किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी गरीब से मुफ्त का खाना खाए या उस पर रौब झाड़े।